आज ये आपका जो प्रथम पेपर है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, इसके संदर्भ में आपको बता रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको देखिए। पहला प्रश्न है हमारा कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो शिक्षा वही है जो व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करे। व्यक्ति के जो ज्ञान होता है वो बताया गया है कि वह सब मनुष्य के अंदर जो है समाहित है। ठीक है, इसको कैसे निकालना है, जो उसकी अंतर्निहित ज्ञान है उसको कैसे बाहर निकाल कर उसको एक पूर्ण मानव बनाना है, यह कार्य कौन करता है? यह कार्य करती है शिक्षा, पूर्ण मानव बनाने का काम। तो यही चीज़ विवेकानंद ने इसमें कही थी, विवेकानंद जी ने, कि शिक्षा का यही अर्थ है जो व्यक्ति को पूर्ण मानव बना दे। आगे देखिए, इसमें स्वामी जी के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो इन्होंने इसमें कहा है, देखिए कि स्वामी जी के अनुसार जो शिक्षा है वह ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति का विकास करे। ये नहीं कि उसके दिमाग के अंदर भावों और विचारों को जो है हम इस प्रकार से भर दें और भरे भरे जो वह है सड़े अड़े पड़े, यहाँ अड़े पड़े सारी ज़िंदगी भर बिना पचाए सड़े रहे। जैसे भोजन के विचारों के बारे में बताया गया है कि हमें विचारों को सिर्फ मस्तिष्क में भरना नहीं है, उसको अपने आचरण में, अपने विचारों में ढालना है, जिससे वह एक अच्छा संत या ऋषि जैसा व्यक्ति बन सके। क्योंकि पुस्तकालय में तो पुस्तकें रखी रहती हैं, सिर्फ पुस्तकें रखने से कोई बुद्धिमान नहीं होता जब तक हम उनको अपने आचरण में, व्यवहार में ना डालें। तो यही बात इन्होंने कहा है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो सभी शिक्षाओं का, अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही है। तो जो भी शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं, छात्र को दे रहे हैं, तो उसका उद्देश्य यही है कि वह एक अच्छा योग्य नागरिक बने। समस्त अभ्यासों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए स्वामी विवेकानंद के शारीरिक विकास के संबंध में आपको इसमें जो है क्या विचार है। तो इसके संदर्भ विचार है कि स्वामी जी शारीरिक विकास की आवश्यकता पर अत्यधिक बल देते थे। देखिए, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं सकता। तो हमारी पहली आवश्यकता क्या है? शरीर का स्वस्थ होना। ठीक है, तो इसी पर स्वामी जी ने कहा है कि तो शरीर को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया जाए, जिससे हम अच्छी तरह से पढ़ सकें। अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य भी इन्होंने शारीरिक विकास करना बताया है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, पाठ्यक्रम के संबंध में स्वामी जी के क्या विचार हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा है कि ये अधिक उचित होगा यदि लोगों को थोड़ी तकनीकी शिक्षा मिल जाए, जिससे वे नौकरी की खोज में इधर उधर भटकने के स्थान पर किसी कार्य में लग सकें और जीवन यापन कर सकें। ठीक है, तो तकनीकी ज्ञान के लिए स्वामी जी ने कहा है ऐसी शिक्षा हो जो जीविकोपार्जन के लिए काम आ सके, व्यक्ति किसी पे आश्रित ना रहे, एक प्रकार से स्वनिर्भर हो जाए। तो भटकाने वाली एजुकेशन नहीं चाहिए, यहाँ पर जीवन को सफल बनाने वाली शिक्षा की बात कही गई है। आगे देखिए, थोड़ा सा ये प्रिंट साफ नहीं आया है। तो टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो टैगोर के अनुसार शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य हैं। इसमें देखिए लिखा है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास, वातावरण शिक्षा। क्योंकि टैगोर जो थे प्रकृतिवादी भी थे और आदर्शवादी भी थे, तो इनके जो शिक्षा के उद्देश्य हैं दोनों मिले जुले हैं। शारीरिक विकास एक कॉमन उद्देश्य है जो सबसे पहले बहुत जरूरी है। दूसरा नैतिक विकास जो व्यक्ति को एक योग्य नागरिक बनाता है। बौद्धिक विकास जिससे उसकी बुद्धि का विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण टैगोर ने एक उद्देश्य इसमें लिया है, इसलिए कि हम सभी के साथ एक समानता का व्यवहार कर सकें, हम सबको अपना समझ सकें, किसी भी प्रकार से भेदभाव न करें। वातावरण शिक्षा में तो ये प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति के बीच ही छात्र को शिक्षा देना चाहते थे। तो इनका कहने का मतलब ये था कि शिक्षा ऐसी हो जो वातावरण के साथ एडजस्टमेंट, समायोजन कर सके।
इसमें आगे देखिए, टैगोर के अनुसार श्रेष्ठ शिक्षा की क्या विशेषता है। तो श्रेष्ठ शिक्षा की विशेषता यह है कि यह व्यक्ति को अपना दास न बनाकर स्वतंत्र बनाए, अर्थात व्यक्ति स्वयं किसी कार्य को कर सके, वह उसका गुलाम न रह जाए। आगे देखिए, टैगोर के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो टैगोर के अनुसार शिक्षा का माध्यम कि कोई भी हो, सभी ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही कहा है। तो ठीक है, मातृभाषा आप लोग समझते होंगे, जो बच्चे के माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा हो या उसकी क्षेत्रीय भाषा हो, क्षेत्र में जहाँ जिससे वो पढ़ने जा रहा है, जिससे उसने बोलना सीखा है, वह भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो इसमें यदि कोई ज्ञान दिया जाता है तो वह चिरस्थायी हो जाता है, ठीक है, और वह उसमें अच्छी तरह से सीखता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। बालकों की शिक्षा में टैगोर प्रकृति को कितना महत्व देते थे। तो देखिए, प्रकृति से में ये बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। ये सांसारिक बंधनों में पड़ने से प्रथम बालकों को अपने निर्माण काल में प्रकृति का प्रशिक्षण प्राप्त करने दिया जाना चाहिए, ठीक है। बेंचों, श्याम पट्टों, पुस्तकों तथा परीक्षाओं की तुलना में वृक्ष और पौधे, आकाश का स्वच्छ विस्तार, शुद्ध और स्वच्छंद वायु, तालाब का स्वच्छ और ठंडा पानी, प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र कम आवश्यक नहीं है। ये भी कहते थे कि बच्चे को मतलब इंजॉय करने दीजिए, खेलने दीजिए, पेड़ों पे चढ़ने दीजिए, तालाब में तैरने दीजिए, तितलियों के पीछे भागने दीजिए। प्रकृति के बीच में जब वो स्वतंत्र रूप से खेलेंगे कूदेंगे तो उनके अंदर जो है एक अच्छी मानसिकता का विकास हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार जीविकोपार्जन का क्या उद्देश्य है। तो ये शिक्षा वही अच्छी है जिससे व्यक्ति जीविकोपार्जन कर सके। आप भी बीएड कर रहे हैं तो जीविकोपार्जन के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, जिससे व्यक्ति का स्वयं का भी विकास हो सके, वह अपना भी पेट भर सके और अपने परिवार का कर सके और कुछ सामाजिक रूप से कल्याणकारी कार्यों में भी खर्च कर सके। तो शिक्षा व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। यदि वो सिर्फ आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी तो जीवन भर व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है, ठीक है। उसके पास उसको एक सशक्त व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनाना चाहिए कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ प्रसन्न भी रह सके, खुश भी रह सके, ठीक है, उसका बौद्धिक विकास भी हो सके। आगे देखिए, गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा कौन सी है। तो गांधी जी के अनुसार जो सच्ची शिक्षा है, इनका एक पत्र था हरिजन, इसमें लिखा है कि सच्ची शिक्षा वह है जिसमें बालकों के शारीरिक विकास, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन मिले, ठीक है। शारीरिक विकास, मानसिक या बौद्धिक विकास भी कह सकते हैं। आध्यात्मिक विकास व्यक्ति को नैतिक बनाता है, जिससे उसको सोचने समझने की, अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, ठीक है। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर वो ढोंग पाखंड करे, देवी देवताओं की बहुत ज़्यादा उपासना पूजा करे, इस तरह से मतलब नहीं होता। आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि अध्यात्म से जुड़कर मानव को समझना, ईश्वर को समझना, इस सृष्टि को समझना, कल्याणकारी कार्यों को समझना ही आध्यात्मिक विकास होता है, ठीक है। आगे देखिए, गांधी जी के चरित्र के विकास के संबंध में क्या विचार थे। देखिए, चरित्र के बारे में कहा जाए तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जिसका पास चरित्र नहीं है और शिक्षा है तो वह बेकार है, उसका जीवन ही बेकार है। चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार माना है गांधी जी ने। गांधी जी ऐसी शिक्षा को व्यर्थ मानते थे जो बालकों में चरित्र निर्माण न कर सके, ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रमुख विचार कौन कौन से हैं। तो राधाकृष्णन के प्रमुख विचार थे, धर्म का लक्ष्य, अंतिम सत्य का अनुभव, दर्शन का उद्देश्य जीवन की व्याख्या करना नहीं, जीवन को बदलना है। दर्शन देखिए जो है एक सिर्फ विषय नहीं है। दर्शन को हम एक विषय के रूप में लेते हैं, ऐसा नहीं है। दर्शन का अर्थ है ज्ञान, देखने का एक तरीका, समझने का, चिंतन मनन करने का एक तरीका ही दर्शन है। और यदि हम किसी को दार्शनिक कहते हैं तो वह क्या होगा। दार्शनिक का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है, अनुभवी व्यक्ति, दूरदर्शी व्यक्ति, इसका मतलब दार्शनिकता से होता है, ठीक है। तो रोटी के बाहे को पहचानने के बाद ज्ञान के बाहे के
साक्षात्कार अधिक सरल हो जाता है। तो ये इनके क्या बोलते हैं राधा कृष्णन जी के विचार थे। आगे देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन के दर्शन के संबंध में विचार लिखिए। तो दर्शन का जन्म सत्यानुभव के फलस्वरूप होता है। दर्शन वह ज्ञान है जो सत्य ज्ञान होता है, जो सत्य नहीं है वो दर्शन ही नहीं है, जिसमें एक अंतरात्मा से ज्ञान को योग साधना के द्वारा प्रकट करते हैं और ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दर्शन का अल्प ज्ञान मनुष्य को नास्तिकता की ओर झुका देता है। तो जो भी ज्ञान होना चाहिए अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। यदि पूर्ण ज्ञान नहीं है तो हम मतलब उस चीज़ का सही अर्थ नहीं आकलन कर पाएंगे। देखिए, धर्मांधता भी आ जाती है और धर्म का आचरण करना भी आ जाता है। ठीक है, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आपस में लड़ना चाहिए। ठीक है, धर्मांधता जहाँ पर है, जहाँ पे इसका दूसरा रूप आ जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति के कार्य प्रणाली में अंतर आ जाता है। इसमें आगे देखिए आप कि धर्म और राजनीति का सामंजस्य असंभव है। देखिए, धर्म अपने आप में अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। एक सत्य की खोज करता है तो दूसरे सत्य से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि राजनीति झूठ की होती है और धर्म सत्य का प्रतीक है। ठीक है, आगे हमारे पास अगला प्रश्न है कि गिजू भाई के अनुसार बालक क्या है। देखिए, ये गुजरात के रहने वाले थे और इन्हें बालकों का गांधी भी कहा जाता है। तो इन्होंने बाल शिक्षा के ऊपर बहुत काम किया है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, पूरा जीवन लगा दिया है और बालक को भगवान समझते थे। ये बालक की उपासना करते थे। बालक की भीतरी शक्ति अथाह भंडार होता है, उसकी निरंतर अनेक गुणों को उत्पन्न करती है। बालक में आज्ञापालन, अनुशासन, परिश्रम, ईमानदारी आदि सदाचारी गुण होते हैं। तो ये गिजू भाई के अनुसार बालक के गुण बताए गए हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। तो ये तो शायद आप लोग सब जानते होंगे, नरेंद्रनाथ दत्त था और सन 1863 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद है, टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी। तो स्थापना 1990 में कोलकाता में, बोलपुर एक जगह है कोलकाता से लगभग 100 मील दूर, वहाँ पर शांति निकेतन की स्थापना की थी। और इससे पहले इसकी स्थापना इनके पिता ने की थी। वहीं पर इन्होंने शांति निकेतन बनाया था और जो बाद में जाकर विश्वविद्यालय इन्होंने बना दिया था विश्व भारती के नाम से। ठीक है, बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन थे। तो बुनियादी शिक्षा का अर्थ संबंध जो है महात्मा गांधी से है और ये वर्धा शिक्षा कमेटी, जो वर्धा शिक्षा हुई थी, वहीं पर इन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। इस शिक्षा के अंदर जो है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के साथ साथ हस्त कौशल का भी ज्ञान कराया जाए, जिससे व्यक्ति स्वावलंबी बन सके। तो इस प्रकार ये बात इसमें कही गई थी। विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, ये विचार किसने दिया था। तो प्रकृति की गोद का विचार टैगोर ने दिया था। सच्ची शिक्षा वह है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, एक परिभाषा है ये, इसके सही उत्तर है महात्मा गांधी। ठीक है, आगे देखिए, किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षा प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा। देखिए, बाल भवन की बात गिजू भाई बधेका ने की थी। इन्होंने बाल भवन बनाया था और दक्षिण मूर्ति भवन था एक, उसको बाल भवन के रूप में विकसित किया था और जहाँ पर ये विभिन्न विधियों से छात्रों को खिलाया करते थे और शिक्षित किया करते थे। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था। टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। इन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव माना था। ये अद्वैतवादी थे। ठीक है, चूँकि ये आदर्शवाद से भी प्रभावित थे तो ये सत्यम शिवम गुण जो है वहीं से लिए गए हैं और ईश्वर की कल्पना भी वहीं से है आपकी। ठीक है, आगे देखिए, सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य करती है। ये कथन था रविन्द्रनाथ टैगोर का। और बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी। गिजू भाई ने दी थी। शिक्षण विधि का जनक कौन है। देखिए, शिक्षण विधि हमारे सुकरात सबसे पुराने हैं दार्शनिक। इन्होंने ही प्रश्नोत्तर विधि और वाद विवाद अन्य विधियां जो हैं इन्हीं के समय से प्रारंभ हुई थी। ये रास्ता चलते लोगों से प्रश्न पूछते थे और उनके उत्तर दिया करते थे, लोग इनसे प्रश्न पूछते थे। तो ये विधि के जनक सुकरात है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखी है।
ये एक परिभाषा है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और शरीर के मस्तिष्क एवं आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। ठीक है। बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो बुनियादी शिक्षा का अर्थ क्या है? हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा द्वारा तीनों शक्तियों का विकास सामंजस्य युक्त विकसित नहीं होता है, तब तक इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है। व्यक्ति जब स्वावलंबी बन जाता है, धन कमाने लगता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और शिक्षित भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का विकास हो जाता है। ठीक है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। प्लेटो के अनुसार जो शिक्षा का अर्थ ये है, अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों में सद्गुण की प्रारंभिक प्रवृत्तियों को उचित आदतों द्वारा विकास कर दिया जाए। यह हमें निरंतर उन वस्तुओं से घृणा करना सिखाता है जिनसे हमें घृणा करनी चाहिए, तथा उन वस्तुओं से प्रेम करना सिखाता है जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए। मेरे विचार से यहाँ वास्तविक शिक्षा यही है। तो प्लेटो जी ने ये अपनी शिक्षा के अंदर बताया था। और दूसरा प्रश्न ये है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मन और शरीर का विकास करना बताया। प्लेटो प्रश्न करता है, क्या मैं ये कहने में सही नहीं हूँ कि अच्छी शिक्षा वह है जो शरीर तथा मन का सर्वाधिक विकास करे? तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? जो शरीर तथा मन का विकास करती है। प्लेटो ने जो अपना विद्यालय खोला था उसको एकेडमी नाम दिया गया था, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद है प्लेटो के अनुसार शिक्षा के अन्य उद्देश्य बताइए। तो ये अन्य उद्देश्य यहाँ दिए हुए हैं। सहयोग तथा सामुदायिक जीवन की भावना का विकास, नागरिक कुशलता का विकास, शारीरिक तथा मानसिक विकास, संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण, विवेक का विकास तथा बालकों में सामंजस्य जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। रूसो को प्रसिद्ध एमील क्यों प्रसिद्ध है? रूसो की प्रसिद्ध एमील क्यों प्रसिद्ध है? एमील इनका एक ग्रंथ था, रूसो ने जो लिखा था। तो ये एक शिक्षा सुधारक थे और प्रकृतिवादी भी थे। तो ये इनका विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है एमील, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र विचारकों की श्रेणी में ला खड़ा किया था। ये शिक्षा के द्वारा समाज की कुरीतियों को दूर करना चाहते थे, जिसका विवरण जो इन्होंने अपनी पुस्तक एमील में तत्कालीन समाज की बुराइयों की ओर संकेत करते हुए लिखा हुआ है। ठीक है। रूसो का प्रकृतिवाद क्या है? रूसो प्रकृतिवादी था और उसने प्राकृतिक शिक्षा को ही स्वाभाविक शिक्षा माना है। ठीक है। इसी कारण ये बालक की शिक्षा में कृत्रिम वातावरण का विरोधी है। उसके अनुसार बालक की शिक्षा के लिए प्राकृतिक वातावरण की आवश्यकता है। उसने एक नारा भी दिया था, देखो ये दिया है, प्रकृति की ओर लौटो या प्रकृति का अनुसरण करो। रूसो के अनुसार शिक्षा के मूल स्रोत कौन से हैं? तो प्रकृति, मानव और पदार्थ, ये तीन मूल स्रोत उसने बताए। ठीक है। तीन अवयव आवश्यक है। आगे देखिए, रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। रूसो ये मानता था कि शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के लिए बालकों की बलि चढ़ाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य बालक की स्वाभाविक शक्तियों का विकास करना है और उनका आंतरिक विकास करना है। रूसो का प्राकृतिक वातावरण से क्या आशय है? रूसो प्रकृतिवादी था और इसमें विद्यालय और पुस्तक की कोई कल्पना नहीं है, शिक्षक का भी कोई स्थान नहीं है। शिक्षक कोई पर्दे के पीछे मानते हैं। ये बालक की शिक्षा उसको प्राकृतिक वातावरण में रखकर देना चाहते थे। रूसो कहता है कि पुस्तक हमें केवल उन बातों के बारे में बताती है जिनके विषय में हम नहीं जानते हैं। रूसो क्रिया के माध्यम से बालकों को शिक्षा देना चाहता है। रूसो कहता है कि पढ़ना बाल्यावस्था का अभिशाप है और बच्चों के दुख का मुख्य कारण है। ठीक है। बाल्यावस्था का अभिशाप बताया है इन्होंने। कहने का मतलब ये है कि जिस अवस्था में उन्हें खेलना कूदना चाहिए, स्वतंत्र रूप से विकसित होना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुसार विकसित होना चाहिए, उस समय उनके ऊपर शिक्षा व्यवस्था का भारी बोझ लाद दिया जाता है तो उनका बचपन नष्ट हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ठीक है। विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, ये किसने कहा था? तो स्वतंत्र खुला वातावरण प्रकृतिवादियों का ही है।
ठीक है। रूसो आदतों का विरोध किस प्रकार करते? रूसो कहता था बालकों में केवल एक आदत डाली जानी चाहिए और वह यह है कि कोई भी आदत ना डाली जाए। ठीक है। ड्यूवी के अनुसार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। कैसे? ड्यूवी ने शिक्षा को विकास की प्रक्रिया माना है। मानव जीवन को विशेषता विकास है और विकास का संबंध शिक्षा से है। ठीक है। ड्यूवी प्रयोजनवादी थे। मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का सदैव विकास होना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक का कार्य बालक के विकास में सहायता पहुंचाना है। आगे चलते हैं हम लोग। छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण में सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की थी? तो वह की थी जॉन ड्यूवी ने। ठीक है। ड्यूवी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। इसका साधन बताइए। तो ड्यूवी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक होता है। ड्यूवी इसे सामाजिक वातावरण कहते हैं। शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। इस संबंध में ड्यूवी के विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना है। शिक्षा अनुकूलन क्यों है? शिक्षा के माध्यम से शिक्षित होने के बाद ही हम एक व्यवस्थित जीवन जीना सीख जाते हैं। हम आने वाली समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यही एक अनुकूलन होता है। ठीक है। इसके बाद आपके पास ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनको आप देख लीजिए, उत्तर इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। इनको पढ़िए धीरे धीरे। और अब है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। तो संकुचित अर्थ क्या है? संकुचित अर्थ होता है विद्यालय तथा कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा। व्यापक अर्थ क्या है? जीवन भर चलने वाली शिक्षा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का महत्व बताइए। तो शिक्षा वही है जो मनुष्य का निर्माण कर सके, चरित्र निर्माण में सहायक हो। वह शिक्षा स्वामी विवेकानंद के अनुसार है। मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्यों आवश्यक है? देखिए, मानव कल्याण के लिए, सभ्यता तथा संस्कृति के विकास के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, स्वयं व्यक्ति के लिए, समाज के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। किसने कहा था? तो देखिए, ये परिभाषा यहाँ पे दी हुई है। शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। टी.पी. नन के अनुसार शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। ये पेस्टालॉजी ने कहा था। शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है। ये बासिंग ने कहा था। अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है। व्यक्ति का चरित्र एवं नैतिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख उत्तरदायित्व। ये हार्वर्ड की परिभाषा है। शिक्षा बहुअर्थी है। ठीक है। बहुअर्थी में जो है इसके अंदर शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। शिक्षा के कई अर्थ हैं। शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ और शिक्षा का वास्तविक अर्थ। ठीक है। तो प्रत्येक अर्थ में आप शिक्षा के बारे में लिख सकते हैं। व्यापक अर्थ जीवन आजीवन चलने वाली शिक्षा, संकुचित अर्थ विद्यालय में चलने वाली शिक्षा और विश्लेषणात्मक और वास्तविक अर्थ आप अपने आप लिख सकते हैं। शिक्षा एक दोमुखी प्रक्रिया है। ये एडम्स ने कहा था। ठीक है। रॉस ने कहा है चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक होता है शिक्षक और दूसरा होता है शिक्षार्थी। ठीक है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये जॉन ड्यूवी ने कहा था और इन्होंने इसमें क्या शामिल कर दिया था? पाठ्यक्रम को शामिल कर दिया था। ये लिखा हुआ है। ठीक है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा, तो ये एक परिभाषा है। शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम, तो ये सभी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। ठीक है। इन्हीं की वजह से लोग अच्छा पढ़ भी जाते हैं और यही शिक्षा को बेकार भी कर सकते हैं यदि उचित वातावरण ना मिले तो। यदि समाज अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा। विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो भी व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा। राज्य एवं जनसंचार, राज्य की नीतियाँ अच्छी नहीं होंगी तो भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं होगा तो भी व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा। और ये सब अच्छे होंगे तो व्यक्ति एक बढ़िया योग्य नागरिक बन जाएगा। ठीक है। वर्तमान भारतीय शिक्षा के उद्देश्य लिखे हुए हैं। देखिए,
व्यावसायिक कुशलता का विकास, चरित्र का निर्माण, नागरिकता का विकास, लोकतांत्रिक गुणों का विकास, राष्ट्रीय एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास, भविष्य के अनिश्चित समाज के लिए तैयारी करना। लोकतांत्रिक नागरिकता के गुण बताइए। ये नागरिकता के गुण है जो एक अच्छा नागरिक हो उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। नेतृत्व, ईमानदारी, कर्तव्य भावना, अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता, ठीक है। संविधान में वर्णित कर्तव्यों के अधिकारों की समझ होनी चाहिए हमें। आगे चलते हैं। शिक्षा के व्यक्ति को सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य के कल्याण के लिए। ये कथन किसका है? तो ये प्लेटो का है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा क्या है? जो समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है तो उसको औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। जैसे बीएड एजुकेशन, 1 से 12 तक की एजुकेशन, ग्रेजुएशन, सब औपचारिक शिक्षा है, ठीक है। आगे देखिए, अनौपचारिक शिक्षा से क्या मतलब है? तो जो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं होता है, वह अनौपचारिक शिक्षा होती है। वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय या वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा जो डिस्टेंस एजुकेशन मोड में दी जाती है, जिसको निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया। तो निरौपचारिक शिक्षा में कोई आयु का बंधन नहीं होता है। प्राथमिक शिक्षा 6 से 12 वर्ष तक होती है। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य होता है ऐसे व्यक्तियों को शिक्षित करना जो समाज में किसी कारणवश नहीं अपना पढ़ाई की तैयारी नहीं कर पाए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। आगे चलते हैं धीरे धीरे। इसके बाद यह है कि वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो वेदांत दर्शन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो ये हैं। ब्रह्म ही जगत का मूल है, ब्रह्म को ही इन्होंने माना है। सृष्टि ही परम सत्य है, माया ही ईश्वरी सत्ता का प्रमाण। सृष्टि की रचयिता है, जीव चेतन है। सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति आवश्यक है। ज्ञान से ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ठीक है। वेदांत दर्शन के बारे में था ये। और वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो प्रथम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति और मानवीय जीवन का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास, जीवन के आदर्श मूल्यों का विकास। वेदांत दर्शन नैतिकता और तथा धर्म के प्रमुख स्थान दिया गया है। एकता की भावना का विकास, ठीक है। ये आपका वेदांत दर्शन के प्रमुख दर्शनों को मुकुटमणि है। वेदांत जो दर्शन है सभी दर्शनों का एक निचोड़ है ये, ठीक है। सभी दर्शनों का जो महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें हैं वह इसमें दी गई हैं, इसलिए इसको मुकुटमणि का नाम यहाँ पर दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये पढ़ लीजिएगा सब। वेदांत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये वेदांत की प्रमुख विशेषताएं हैं। वेदांत दर्शन में प्रणालीबद्ध चिंतन पर बल दिया गया है। एक ईश्वरवादी दर्शन है। ये ब्रह्मा जीव जगत का विवेचन करता है। वेदांत के कई संप्रदाय माने जाते हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद तथा विशिष्टाद्वैतवाद। इसमें ईश्वर, मनुष्य, संसार और उनके अटूट संबंध की व्याख्या की गई है। विद्या प्राप्ति पर जोर दिया गया है। वेदांत दर्शन के अनुसार अनुशासन की धारणा बताइए। तो वेदांत दर्शन में शिक्षा प्रदान के साथ अनुशासन पर डिसिप्लिन पर बल दिया गया है। इसका पता इस बात से चलता है क्योंकि वेदांत दर्शन आत्म संयम और सत्य कर्म पर बल देता है, ठीक है। नैतिक जीवन के लिए अनुशासन को आवश्यक माना गया है। इसके लिए संयम, दान, त्याग, तपस्या आदि सामाजिक कर्तव्य जो होते हैं चरित्र को दृढ़ बनाते हैं और मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं।
और वेदांत दर्शन में आत्मसंयम द्वारा अपने इंद्रियों के मन में इच्छाओं को नियंत्रित करने के साधन बताया गया है। अपने इंद्रियों का नियंत्रण करके हम अपने मन संयमित और अपने आप को बुरे कर्मों से दूर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है आदर्शवाद। आदर्शवाद पाश्चात्य जगत की एक विचारधारा है जो सबसे प्राचीन विचारधारा है और इसके कई प्रकार हैं। देखिए, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद, निरपेक्ष आदर्शवाद और पश्चात्मक आदर्शवादी। ठीक है। प्रमुख प्रवर्तक थे इसके सोक्रात, प्लेटो, डेकार्टे, स्पिनोजा और हीगल। आदर्शवाद में संबंधित शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? आदर्शवाद में विशेष रूप से संबंधित शिक्षा के उद्देश्य हैं व्यक्ति का उत्कृष्ट तथा आत्मानुभूति का विकास करना, आत्मा को सर्वोच्च क्षमताओं का वास्तविक रूप प्रदान करना। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक धाती में वृद्धि करना, मनुष्यों की सांस्कृतिक धाती का विशेष महत्व देता है। तो व्यक्ति का सांस्कृतिक रूप से जो उसकी संस्कृति है उसका विकास होना चाहिए। ठीक है। दूसरे उद्देश्य के रूप में आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का तीसरा प्रमुख उद्देश्य दिया है। इसमें देखिए, आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति। रश एक विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि बौद्धिक, भावात्मक और सांकल्पिक ये 3 प्रकार का विकास होना चाहिए। ठीक है। आदर्शवाद के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। ठीक है। परंतु इसकी प्राप्ति में मनुष्य की इंद्रियां बाधक होती हैं जो सांसारिक भूख चाहती है, और आत्मानुभूति जो है सांसारिक सुखों से दूर रहकर इंद्रियों को नियंत्रण में करने के बाद ही प्राप्त होती है। अनुशासन क्या है? पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं थे। वे बालक को अनुशासन में रखना चाहते थे। इनके अनुसार बालक को आध्यात्मिक विकास के द्वारा अनुशासन में रखना आवश्यक है। तो आदर्शवाद में अनुशासन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। फ्रॉबेल के अनुसार अनुशासन में दंड का क्या स्थान है? तो फ्रॉबेल के अनुसार दंड का कोई स्थान नहीं है। ठीक है। बालक पर नियंत्रण करते समय उसकी रुचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय का महत्व बताइए। तो बालक के लिए सामाजिक पर्यावरण आवश्यक मानते हैं। वह सामाजिक पर्यावरण विद्यालय में ही मिल सकता है। आगे देखिए, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो आध्यात्मिक जगत का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो आध्यात्मिक शक्ति से हुई है। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन थे? बर्कले। प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन थे? कांट। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन थे? हीगल। ये सब एक एक नंबर के छोटे छोटे हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो ये जब आप लिखेंगे तो आपके बहुत काम आएंगे। नैतिक आदर्शवाद के जनक प्लेटो। सत्यम शिवम सुंदरम, शाश्वत मूल्यों की जो धारणा दी है प्लेटो ने दी थी। आदर्शवादी दर्शन में किस वस्तु के अपेक्षा किसे अधिक महत्व दिया गया है? तो आदर्शवाद में सिर्फ विचारों को महत्व दिया गया है। और दार्शनिक हाकिम ने शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए? 2 उद्देश्य बताए हैं। प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन थे? सोक्रात। संवाद विधि प्लेटो। आगमन निगमन विधि अरस्तु। ठीक है। वाद विवाद विधि भारतीय दार्शनिकों के द्वारा दी गई विधि है। निर्देशन विधि हर्बार्ट की। तर्क विधि हीगल की है। खेल विधि फ्रॉबेल की है। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक पेस्टोलॉजी थे। ठीक है। किस दार्शनिक ने कहा है अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? जेंटेल। सारे एक नंबर के प्रश्न हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है। प्रकृति की ओर लौटो से क्या आशय है? तो ये नारा रूसो ने दिया था, अर्थात प्रकृति के पथ का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, प्रकृतिवाद के अनुसार पुस्तकी ज्ञान आवश्यक है अथवा नहीं? तो प्रकृतिवादी जो थे पुस्तकी ज्ञान के विरोधी थे। रूसो के विचार में पुस्तकी ज्ञान कृत्रिम अथवा अपूर्ण होता है। बालकों की शिक्षा व्यवस्था न देकर कागजों में दी जानी चाहिए, न देकर कागजों में शिक्षा शब्दों में ना देकर कागजों में दी जानी चाहिए। लिखा है लेकिन कागजों का मतलब वास्तविक रूप से प्रकृति के बीच देनी चाहिए। कागज शब्द यहाँ पे ठीक नहीं है। प्रकृतिवादी के अनुसार बालक को शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए? तो वयस्क व्यक्ति के बनने से पहले बालक को बालक ही बने रहना चाहिए। उसके ऊपर शिक्षा का बोझ लाद कर उसको बड़ा नहीं बना देना चाहिए। ठीक है। स्वयं अपने अनुसार उसको विकसित होने के अवसर देने चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार अनुशासन क्या है? तो अनुशासन के ये जो थे प्रकृति के द्वारा अनुशासन को ही
सही समझते थे। देखिए, सह शिक्षा उचित है या नहीं, तो प्रकृतिवादियों में बालक और बालिकाओं को पृथक रूप से शिक्षा देना अनुचित बताया है। उन्हें सह शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षित करने की बात को कहा गया है। विद्यालय की आवश्यकता प्रकृतिवाद के अनुसार, तो विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं, प्रकृति की गोद ही सबसे अच्छा विद्यालय है। प्रकृतिवाद का शांति निकेतन पर क्या प्रभाव पड़ा? शांति निकेतन टैगोर का था और यहाँ कक्षाएं भवन में नहीं होती थी, खुले पेड़ के नीचे होती थी। आश्रम प्रकार से बना हुआ था, बालकों की रुचि के अनुसार सह शिक्षा दी जाती थी तथा भ्रमण को भी शिक्षा में महत्व। भ्रमण मतलब जो बच्चों को घुमाने ले जाते हैं उसका भ्रमण का मतलब शैक्षिक यात्रा। रूसो की नकारात्मक शिक्षा का स्वरूप बताइए। तो देखिए, रूसो की जो नकारात्मक शिक्षा का अर्थ यही था कि उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था। ठीक है, शब्दों को माध्यम नहीं क्रिया को माध्यम बनाने की बात कही थी। रूढ़गत बंधनों से मुक्ति बताई थी। ठीक है, तो सब प्रकार का इन्होंने जो एक विद्यालय के लिए जरूरी होता है, इन सब का विरोध करके बालक का स्वयं विकास करने की बात इन्होंने कही थी। वास्तविक संसार भौतिक संसार है, ये किस सिद्धांत का मानना है? तो प्रकृतिवाद का है। प्रकृतिवाद का दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो भौतिकवाद के नाम से। प्रकृतिवाद किस ज्ञान को उचित मानता है? वैज्ञानिक ज्ञान को। देखिए, प्रकृतिवाद का जो जन्म हुआ था आदर्शवाद के विरोध में हुआ था, इसलिए आदर्शवाद की जितनी भी बातें हैं वो सारी अपोजिट बातें प्रकृतिवाद के अंदर मानी जाती हैं। प्रकृतिवाद में अंतिम सत्य क्या है? पदार्थ है। ठीक है, ये सारे इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिए, समाज के अस्तित्व के प्रति, किसके अस्तित्व के प्रति आस्था रखते हैं? समाज के। प्रकृतिवाद किसे गौण स्थान देता है? शिक्षक को। यहाँ पर इनके मुख्य स्थान किसका है? बालक का। ठीक है, प्रकृतिवाद किस ज्ञान का विरोध करता है? पुस्तकीय ज्ञान का। प्रकृतिवादी को शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? बालक। किस दार्शनिक सामाजिक संस्थाओं का विरोध किया है? रूसो ने, क्योंकि इनका कहना यह है कि शिक्षा प्रकृति के बीच में दी जानी चाहिए। ठीक है, उचित विधि क्या है? खेल विधि प्रकृतिवादी में। अनुशासन कैसा है? मुक्त्यात्मक अनुशासन, स्वतंत्रता देनी है बच्चे को। प्रकृति सीखने की किस विधि का विरोध किया था? चॉक एंड टॉक विधि, जो श्याम पट पे लिखना, बच्चे को क्लास में बैठाना। ठीक है, अध्यापक का स्थान प्रकृतिवाद में कहाँ है? पर्दे के पीछे। ठीक है, सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। शिक्षा का आधार क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ। प्रकृतिवाद में सीखने की किस विधि का जन्म दिया है? प्रकृतिवाद ने ह्यूरिस्टिक विधि। प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? ज्ञान के लिए इंद्रियों की आवश्यकता। ठीक है, प्रकृतिवाद किसके महत्व को अस्वीकार करता है? आत्मा और परमात्मा को। और ये इसको स्वीकार कौन करता है? तो इसको स्वीकार करता है आदर्शवाद। प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? 3 रूप बताए गए हैं। जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा लिखिए। तो ये परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? चार्ल्स पियर्स। ठीक है, प्रेट के अनुसार प्रयोजनवाद की परिभाषा दी है। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा के उद्देश्य संबंध में क्या लिखा है? शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य केवल व्यक्ति के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे बालकों में परिवर्तन होता है, उसी के उद्देश्य भी बदल जाते हैं। ड्यूवी चूँकि प्रयोजनवादी थे, तो इनका जो उद्देश्य है वो प्रयोजनवाद के अनुसार है। ठीक है, प्रयोजनवाद के अनुसार नवीन मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है? प्रयोजनवाद के अनुसार समान उद्देश्य नवीन मूल्यों की रचना करते हैं, जिनका प्रमुख कर्तव्य विद्यार्थी को ऐसे वातावरण में रखना है जिसमें रहकर नवीन मूल्यों का निर्माण कर सके। आगे देखिए, ये दिया है मूल दर्शन प्रयोजनवाद में किन तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। प्रयोजनवाद के अनुसार बालक को शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? तो प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा जो है बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। शिक्षक का स्थान क्या है? तो शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण स्थान है। और प्रयोजनवादी बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं? जनतंत्री मूल्यों का विकास करने वाली शिक्षा देना चाहते हैं, जो बालक की रुचियों और उसकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप हो। प्रयोजनवाद आदर्शवाद व प्रकृतिवाद के मध्यवर्ती मार्ग है। इसके 2 तर्क दिए। कहा जाता है कि प्रयोजनवाद आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के मध्य मार्ग है। इसका ये तर्क यहाँ पे दिया हुआ है।
प्रकृतिवाद मनुष्य को यंत्रवत मानता है, इस कारण यंत्रवाद पर बल देता है। आदर्शवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व पर विकास करता है और प्रयोजनवाद इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाता है। यह व्यक्ति के भौतिक विकास पर बल देता है। ठीक है। प्रकृतिवाद व्यक्ति के शरीर को सत्य मानता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पढ़ लीजिएगा। कौन सा दर्शन परंपराओं व मान्यताओं का विरोधी है? तो प्रयोजनवाद जो है परंपराओं और मान्यताओं का विरोधी। प्रयोजनवाद किसे स्वीकार नहीं करता? प्रयोजनवाद किसी भी निश्चित अथवा शाश्वत सत्य आदि सिद्धांत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। किसे सर्वोच्च स्थान देता है? क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। जो क्रिया के द्वारा सत्य सिद्ध होता है वही स्वीकार है। ठीक है। प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो उसकी उपयोगिता है। ठीक है। प्रयोजनवाद व्यक्ति को किस इकाई के रूप में स्वीकार करता है? तो सामाजिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है। प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? तो प्रजातांत्रिक शासन पर बल देता है। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा कैसी है? तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता है? तो ईश्वरीय ज्ञान अध्यात्म में कोई आस्था नहीं रखता है। ठीक है। D.B. पियर्स, जेम्स किलपैट्रिक किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो ये सब प्रयोजनवादी थे। किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद के नाम से जाना जाता है? तो प्रयोजनवाद है। प्राग्मेटिज्म शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है, जेम्स ने कहा था। सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? प्रयोजनवाद के अनुसार समाज की होती है। प्रयोजनवाद के प्रमुख रूप से कितने प्रकार? 4 प्रकार हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक। प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सामाजिकरण है। प्रोजेक्टिव मेथड जो थी ये किलपैट्रिक ने दी थी। ठीक है। ये प्रयोजनवादी थे, इसको याद रखिएगा। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए? प्रयोजनवाद। व्यवहारवाद किसका विरोध करता है? आध्यात्मिक मूल्यों का। यथार्थवाद की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा की। ठीक है। इस तरह से आप इसको पढ़ के अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और बार बार देखिए तो कम से कम ये है कि आपको इसकी अच्छे से जानकारी हो जाएगी, याद हो जाएंगे। यथार्थवाद किसे अस्वीकार करता है? तो पारलौकिकता का अर्थ अध्यात्म से है। यथार्थवाद किसे स्वीकार करता है? तो वस्तु जगत को। किसमें विश्वास करता है? निरीक्षण व प्रयोग को। यथार्थवाद का नारा क्या है? शब्द नहीं वस्तु। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद का जन्म कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में। ठीक है। यथार्थवाद में किसे सर्वाधिक महत्व दिया गया है? ज्ञान। कौन सा दार्शनिक बालक को कोरी स्लेट मानता था? लॉक, जॉन लॉक। यथार्थवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालकों में तर्क बुद्धि पर ज्ञान का विकास करना। यथार्थवाद के अनुसार विद्यालय मनुष्यों के कुल निर्माण का एक स्थान है, कामिनियस ने कहा था। तो ये सारे प्रश्न थे। यथार्थवादी दर्शन को किस शिक्षा में विश्वास नहीं करता? मृदु शिक्षा में। यथार्थवादियों ने किसके प्रयोग पर बल दिया है? आगमन प्रणाली और वैज्ञानिक ज्ञान पर बल दिया है। तो ये आपके कुल प्रश्न थे। आप इनकी अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है।